आज आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? एम शिवशंकर। एम शिवशंकर। एम शिवशंकर मेरे पास बेंगलोर ऑफिस में आए हैं एंड मैं बहुत हैरान हुआ इनकी बात सुनकर कि पिछले 30 साल से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहे थे और मुझे इन्होंने बताया आते से ही कि भाई मैं 90% ठीक हूँ। तो मैंने ये सुन के इनको बोला कि हम पहले वीडियो बनाते हैं, बाकी बात पे सुनेंगे। जस्ट जैसे ही आए तो हमने वीडियो शुरू कर दिया। तो मिस्टर शिवशंकर, यू आर फ्रॉम बेंगलोर? आप बेंगलोर से ही हैं? हाँ, बेंगलोर से। हिंदी बोल लेते हैं अच्छे से? हाँ ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा आता है। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा मिक्स करता हूँ मैं। मिक्स करते हो? Okay. कोई बात नहीं, हम भी मिक्स करते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कब डायग्नोज हुआ था? 1992 में डायग्नोस हुआ। 1992 में? अभी 2022 हो गया। आप 10 साल के थे? कितनी उम्र थी? 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स के थे। तो अभी कितने साल के हो? अभी 2022 मतलब 30 साल हो गए सर। 18 और 30 हो गए, 48। हाँ, 48 के हो गए। तो फिर उस समय डॉक्टर साहब ने डायग्नोज किया आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस? तो क्या होता क्या था? पहले लूज मोशन होता था। कितनी बार जाते थे? 3-4 बार। 3-4 बार डेली होता था। मैं डॉक्टर के पास लोकल क्लिनिक में वो एंटीबायोटिक देता, एंटीबायोटिक मेट्रोजिल। अच्छा। वो ऐसे ही 1 साल गुजर गया। अच्छा। मैं थोड़ा 5 दिन लेता हूँ मेडिसिन, फिर और 1-2-3 महीना छोड़ के फिर जाता हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ और वही बता के कि आपको इन्फेक्शन है थोड़ा। हाँ ऐसा हो गया। मेरे को डिप्रेशन में चला गया मैं। आप डिप्रेशन में चले गए? अच्छा, फिर क्या हुआ करके मैं हो गया। फिर मेरा फ्रेंड को यही हुआ था, उनको भी उन्हें सजेस्ट किया था होम्योपैथिक जाओ, तो एलोपैथिक में क्योर नहीं है करके। अच्छा। मैं होम्योपैथिक को गया। अच्छा। उधर थोड़ा डाइट बोल दिया। ओके। गार्लिक, जिंजर और होम्योपैथी में गार्लिक और जिंजर नहीं खाने का। उसको ठीक है, मैंने सोचा कि गार्लिक जिंजर बोल दिया खाने को। ऑनियन। अच्छा। और फ्राइड फ्रूट वो नहीं खाने का, नॉनवेज नहीं खाने का। ठीक है। और मेडिसिन ले लो। ठीक है। मैं वही फॉलो किया, थोड़ा 50% ठीक हुआ था। अच्छा। मैं ऐसे ही मेडिसिन लेके आया हूँ 5 साल। 5 साल लेते हैं? हाँ 5 साल लेते गया, पूरा नहीं क्यूर हुआ। अच्छा। मैं क्या हुआ, पूरा भी नहीं सुधरा करके मैं 2000 में मुझे पूरा अटैक हो गया। क्या पेन, स्टमक एक आ गया। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, उधर स्कैनिंग करके ऑपरेशन करना है करके बोल दिया डॉक्टर अशोक नायक। फिर भी ऑपरेशन हो गया। मैं वही पढ़ रहा था कि आपका एक ऑपरेशन स्मॉल बाउल रिसेक्शन 2001 में। एंड मोस्ट लाइकली क्रोन डिजीज इसमें लिखा है। ओके, फिर वो बायोप्सी कर दिया। वो बेंगलुरु में एक ही था, आनंद डायग्नोस्टिक सेंटर लैब, वो बायोप्सी करने वाला लैब। उधर करके यहाँ नेगेटिव आया। अच्छा। और फिर भी डॉक्टर ने कहा थोड़ा आपसे कैंसर के लिए नेगेटिव आया? कैंसर नहीं था? कैंसर नहीं था। अच्छा, फिर मैं आयुर्वेदिक को आया, मैं चला आया। तो लोकल में आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैं दिखा दिया, ट्रीटमेंट लिया। वो भी ऐसा थोड़ा डाइट लिया। मुझे थोड़ा ठीक नहीं हुआ, 50% ही था। डेली 3-4 बार मोशन होता था। अगर मैं थोड़ा बाहर खाया तो, थोड़ा नॉनवेज खाया तो अगले दिन थोड़ा ज़्यादा होता था मोशन। अच्छा। एक 2006 में पेल्स फिशर हुआ था, मुझको फिशर हो गया। मैं तो आयुर्वेदिक को गया और डॉक्टर ने थोड़ा ट्रीटमेंट लिया। मुझे वो रेक्टल में
ब्लड पास होता था ना वो ये वुंड ना नहीं हील हुआ। अच्छा, थोड़ा जख्म होगा। हाँ ओके। वैसे ही 6 महीना गुजरा हुआ, ब्लड नहीं फिर आपने था ना। टीबी का भी दवाई खाया था? हाँ एक दिन एक में है ना, वही बताने वाले आप। ट्यूबरकुलोसिस का भी वो मेडिसिन दिया। मैं ये ठीक नहीं हुआ करके मैं मणिपाल हॉस्पिटल को गया, ये एयरपोर्ट रोड में। उधर एचओडी दिनेश किनी नाम का गैस्ट्रोलॉजिस्ट मणिपाल में? हाँ मणिपाल में। कहाँ पे मणिपाल? एयरपोर्ट रोड है यहीं पे ही है, बैंगलोर में? बेंगलोर में। ठीक है। उन्हें कोलोनोस्कोपी करके बायोप्सी कर दिया। अच्छा। करके अल्सरेटिव ये ओवर रेक्टम में हुआ ना, वो अल्सरेटिव प्रोक्टिटिस है आपको। रेक्टोसिग्मोइडोसिस हाँ है ना? हाँ ये लिखा है। हाँ उन्हें ये दिया क्या कि मेसाकॉल अच्छा 400 mg, अच्छा। दो 800 mg हुआ हाँ डेली 2 बार। अच्छा, मैं- 800 mg सुबह, 800 mg शाम। हाँ। हाँ। फिर भी एंटोफॉर्म एनिमा करके एक लिक्विड दिया। एंटोफॉर्म एनिमा भी दिया वो नीचे रेक्टम में डालने के लिए। डालने के लिए। हम्म। वो 3 महीने लिया, 3 महीने वो भी ले लिया। वो भी ले लिया। फिर बाद में मैं पतला हो गया, अच्छा होते होते टीबी अटैक हो गया। अच्छा। फिर मैं फिर भी कोलोनोस्कोपी कर दिया और इलियम में क्या कि अल्सर हुआ था। और तो ओवरऑल आपका काफी दर्दनाक स्टोरी है, लंबा स्टोरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास कब आया? हमारे मैं 2020 में आया। 2020 में आपने मेरे ऑफिस में कांटेक्ट किया, मुझसे नहीं मिले? नहीं मैं आपको नहीं, मैं उधर नहीं, ऑनलाइन में बातचीत किया। ऑनलाइन ही बात किया। वहाँ पे मेरे ऑफिस में जो मेरे डॉक्टर्स डॉक्टर से हैं उनसे बात किया और ट्रीटमेंट लिया। लिया। उसमें कुटच गनवटी, अर्जुना, हाँ है ना, बेलगिरी चूर्णा, पित्ता बैलेंस, ये सब दवाइयाँ। कोल्स्ट्रिंग बे, कोल्स्ट्रिन बी, आपको दवाई भी याद है? सब लिया। 2 साल, 1.5-2 साल लिया। तो कितनी देर में आपको फर्क नजर आया? 6 महीने के बाद। 6 महीने लग गया। 6 महीने के बाद मुझे 50% ठीक हो गया। तो और अभी 90% ठीक है। 2 बार मोशन, अभी 2 बार जाता हूँ। 2 बार जाते हो, थोड़ा बहुत गैस प्रॉब्लम रहता होगा। हाँ ठीक है, अगर कुछ खाए तो। अगर कुछ खाया तो वो भी ठीक हो जाएगा। सो मैं ये आपकी बात से ये कंक्लूजन निकाला है कि देखो 30 साल पहले डायग्नोस होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसके बाद कंटिन्यूसली सालाजीन या फ्लोक्सासिन या फिर एंटीबायोटिक या मेट्रोनिडाजोल, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, और पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली, उसको बोला जाता है कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलिए। ये बोला था? हाँ बोला था। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मणिपाल जैसे टॉप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जहाँ बैठे हैं, तो अगर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बेल की गिरी का चूर्ण दे कुछ देर, तो उससे सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। आपको दिया हमने बेलगिरी चूर्ण, है ना, आप खाया आपने? तो किसने बनाया वो बेल किसने बनाया? बेल का फ्रूट नहीं आप बोलने के बाद में नहीं, बेल का चूर्ण तो हमने बनाया, पर बेल किसने बनाया? बेल का फ्रूट किसने बनाया? फल है ना, ट्री का फल है ना। हाँ। तो उसको बनाने वाला कौन है बेल का ट्री को? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले आपको किसने बनाया? आपको भी ऊपर वाले ने बनाया। तो ये सब चीजें अगर हम समझे, और हमारे जो आयुर्वेदिक साइंस है वो भी किसने दिया? ऊपर वाले ने दिया। जो आयुर्वेद है, जो वेद किसने दिया? वेद जो भगवान ने, सीधा भगवान के मुख की वाणी है। जो वेद जो है ना, वेद ब्रह्मा के मुख की वाणी है, उसको वेद बोला गया। तो वेद भी भगवान ने दिए, ये मशीन भी भगवान ने बनाई, ये बेल के फल भी भगवान ने बनाए, कुटज भी भगवान ने बनाया, वृक्ष जो है। हमने तो सिर्फ उसको समझा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसमें से संस्कृत को डीकोड करके हिंदी में और इंग्लिश में करके हम उसको आपको पहुंचा रहे हैं। तो इसमें रिसर्च नहीं कर रहे हम तो सर्च कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं इसमें क्या, कौन सी वेद में क्या लिखा है, कौन से वेद में क्या लिखा है। ठीक है ना? तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो वो जो एलोपैथी के भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो भी समझे इस बात को।
वो भी स्टडी करें। इसमें है बहुत कुछ है, वेदों में बहुत लिखा है। तो आपको जब 90% अब फर्क है तो अब धीरे धीरे बाकी भी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। है ना। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Diet. वो भी फॉलो करना है। मैं पहले डाइट नहीं फॉलो करता था। ओके। मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है और ग्लूटेन भी है। मैं क्या करता था ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस का जो कंसेप्ट है ये भी अभी आया है 50 साल से 100 साल से। उससे पहले तो किसी को कोई इंटॉलरेंस नहीं था, उससे पहले सब लोग खा लेते थे। तो अभी हम खैर बोलते हैं कि दूध से बनी चीज मत लो, और पनीर पर दही मैं देता हूँ लोगों को भी दही खाओ। मैं बोलता हूँ कि ग्लूटेन भी खिलाता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे पेशेंट्स को। जो वीट है तो वो खा लेते हैं कुछ दिनों के लिए। हल्का भोजन का कंसेप्ट तो आयुर्वेद में है कि थोड़ा हल्का खाओ, ग्लूटेन फ्री खा लो, थोड़ा दिन राइस खा लो, खिचड़ी खा लो, है ना। परंतु इन दी लॉन्ग रन धीरे धीरे आपकी बॉडी में कैपेसिटी पैदा हो जाती है उसको डिजेस्ट करने की। अगर इंटेस्टाइन में बेलगिरी का चूर्ण लगातार जाता रहेगा या अर्जुना जाता रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ आती रहेगी बेल से, तो देन यू कैन टॉलरेट। मैं अभी वेट खा रहा हूँ। मैं अभी दूध अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। वो मैं लैक्टोज की वजह से नहीं रेकमेंड करता। मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें अकेला लैक्टोज नहीं है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूध को पचाने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइन चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो अभी आप दूध पचा नहीं पा रहे। सो धीरे धीरे जब आप पचाने लगे तो लैक्टोज भी पच जाएगा, सब पच जाएगा, है ना। सो इट्स ओके। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और दूध नहीं पच रहा तो अभी थोड़े दिनों के लिए अभी उसको नहीं देते, उससे गैस बनता है कई लोगों को, तो नहीं देते, कोई बात नहीं। वो हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, तो ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी को अगर है भी है तो वो कुछ दिनों के लिए ना ले, परंतु अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो सब डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, क्रोन डिजीज, ये सब मिलती जुलती समस्याएं हैं। तो उसमें क्या होता है, IBS तो ग्रहणी हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस पित्त अतिसार हो गया, रक्त अतिसार। तो उसमें ब्लड को रोकने की बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठंडी है, कूलिंग है। कई लोगों को ये भी वहम है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत गर्म होती है, ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं। आयुर्वेद मतलब गर्म, गर्म क्यों सोचते हैं। आयुर्वेद जो है, चंदन भी आयुर्वेद में है, ब्रह्मी भी। चंदन ठंडा होता है कि गर्म? चंदन मालूम है आपको? नहीं गर्म। गर्म चंदन से ठंडक आती है कि गर्मी आती है? चंदन यहाँ माथे में लगाते हैं, यहाँ पे चंदन लगाते हैं, वो ठंडा होता है। चंदन इज सैंडलवुड इज वेरी कूलिंग, है ना। खस इज वेरी कूलिंग, ब्रह्मी इज आल्सो कूलिंग। तो इस तरह से ठंडी चीजें भी हैं आयुर्वेद में, तो उनको ठंडा करते हैं। भूमि आंवला ठंडा है, अर्जुना ठंडा है, कुटज भी ठंडा है। तो ये जो आपको जड़ी बूटियां दी है ये सब ठंडी है, यार कूलिंग। सो गर्म नहीं होती है आयुर्वेद की दवाई, ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कौन सी है। आपकी बॉडी में अगर गर्मी बढ़ी हुई है तो हमने उसको शांत करना, ठंडा देना, पित्त को शांत करना, पित्ता बैलेंस दिया, है ना। मोती दिया, मोती जो पर्ल होता है ना उसका मेडिसिन बनता है, दैट इज पित्ता बैलेंस। सो इस तरह से ये बीमारियां जो है, समदोषा, समग्री, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मना, स्वस्थ इत्तेवतीयते। मतलब कि जो हेल्दी क्या है, हेल्दी किसको बोलते हैं? जिसकी जो आत्मा प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, जिसकी सब धातुएं, मल, क्रिया सब नॉर्मल है, सम मतलब बैलेंस्ड। सो उसी तरह से आपका पित्ता जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि परेशान मत होइए, स्ट्रेस मत लगाइए, और इसमें आप निश्चिंत रहिए। आयुर्वेद है, उसको समझिए, पढ़िए और अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक। थैंक यू लगभग 50 वीडियो लगा। मुझे पहले उम्मीद नहीं था, मैं उम्मीदें छोड़ दिया था। मैं वीडियो देख के मुझे आत्मविश्वास आ गया। यही आत्मविश्वास लोगों को दिलाना चाह रहा हूँ मैं। वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपका कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं वीडियो बनाना, कईयों को बोला नहीं जाता, कईयों को मुश्किल लगता है, कैमरे से डर लगता है, कईयों को
मोबाइल फ़ोन पकड़ने में भी मुश्किल होती है, हाथ कांपते हैं, हाथ थक जाते हैं। मेरे पास एक लड़का था, वो कहता सर मैं नहीं वीडियो बना सकता क्योंकि मेरे हाथ थक जाते। बताओ ये मुश्किल काम है? इतना मुश्किल नहीं है ना। वो कहता था मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। तो हाथ में दर्द थोड़ा सा बर्दाश्त करने से, अगर आप ये मैसेज जो है सारी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं एक वीडियो से, तो बनाना चाहिए, है ना? मैं 3-4 आदमियों को कांटेक्ट किया, हम्म। कोई वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सफ़र किया था, हम्म। उन लोगों ने मुझे आत्मविश्वास दिया, ले लो। अच्छा, आपने वीडियो देखा, वो वहाँ से लोगों को कांटेक्ट किया? कांटेक्ट किया। उनका नंबर मिल गया था आपको? हाँ, मिल गया था मुझे। कैसे मिला? यूट्यूब में मिल गया था। अच्छा। और हम्म। वो 2-3 आदमियों को मैं कांटेक्ट कर दिया। अच्छा। उन लोगों ने मैं भी ले लिया। 6 महीने तो 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने 1 साल भी लगता है। तुम ले लो, 1 महीने के लिए ले लो, रिजल्ट आता है। डाइट इज़ वेरी आल्सो बढ़िया, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेडिसिन ले लो, आत्मविश्वास करो, ठीक हो जाएगा करके मैं ऐसे ही लेकर आया। मुझे अभी बहुत खुशी हुआ है। मैं भूल गया था ज़िंदगी कैसा जीना है करके। अच्छा। आगे मैं अभी ठीक हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया और आप एग्री कर गए मेरी एक रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।